जनरली ट्रेडर्स अपना बायस बना के रखते हैं क्योंकि ये रेस में लगे हुए होते हैं कि which chart is superior and they want to trade a chart which is superior or a technique which is superior or an indicator which is superior based on the same science of multi time frame मैंने टाटा इन्वेस्ट को ऑब्जर्व किया था। यहाँ पे मैंने पोजीशन इनिशिएट की थी और उसके बाद और ये पोजीशन रिसेंटली बनी हुई है, मतलब फरवरी में बनी थी और उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दे चुका है इन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। BHEL का स्टॉक है, ये भी अपने आप में ट्रेंड बुलिश और सब कुछ चल रहा है। अब ये ट्रेडर का चॉइस है कि उसको नॉइजी चार्ट में देखना है या इसको नॉइजलेस चार्ट्स पे देखना है। हाय सर, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। सो लास्ट का पॉडकास्ट काफ़ी इंसाइटफुल था, हम लोग ने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर आज भी हम लोग कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। मैं भी बहुत इक्वली एक्साइटेड हूँ वापस से डिस्कशन के लिए। श्योर। सो सर, हम लोग रेनको चार्ट्स को नॉइजलेस चार्ट्स भी कहते हैं, तो ऐसा क्यों है, आप बता सकते हैं हमें? यस, सो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि स्पेसिफिकली रेंको चार्ट्स को क्यों नॉइजलेस बोलते हैं, या और भी चार्टिंग मेथड्स हैं जो नॉइजलेस कैटेगरी में आती है, जैसे हेकिनाशी है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ नॉइजलेस। फिर पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स है, वो भी नॉइजलेस कैटेगरी के। अब जब हम नॉइजलेस बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो इनसिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट है उसको हटा दें, राइट। इट इज एज गुड एज हैविंग नॉइज इन माइंड। जब हम बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं बट कहीं डायरेक्शन में नहीं होती है, तो अननेसेसरी नॉइज क्रिएट करता है दिमाग में, हम अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते। तो जो भी चार्ट्स में अननेसेसरी प्राइस मूवमेंट भी प्लॉट होती है वो नॉइज कैटेगरी के चार्ट्स बन जाते हैं, और जो सिर्फ सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट प्लॉट करती है वो नॉइजलेस कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी जो सिग्निफिकेंट है ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट मतलब क्या। तो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए, अज्यूमिंग कि वो इक्विटी मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऑप्शंस नहीं कर रहा, तो सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट तभी होगा जब वो ट्रेड आपके फेवर में आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रेड, राइट। कि अगर आपने बाय किया है तो अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर प्राइस अपनी जगह पे ही खड़ा है तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो शायद आपको डिविडेंड मिल जाए उस प्रोसेस में, बट आपको कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होगा, राइट। कैपिटल अप्रिसिएशन इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू हैव डिप्लॉयड, राइट। तो वो कब अप्रिशिएट करेगा? जब प्राइस मूव करेगा, आपके फेवर में मूव करेगा। और वैसे ही लॉस तब होगा जब अगेंस्ट जाएगा तब, राइट। टाइम की वजह से किसी का नुकसान नहीं होता, राइट। अज्यूमिंग की इक्विटी, ऑप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो भी सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट है जो ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम वही प्लॉट करते हैं, तो इट बिकम्स नॉइजलेस। कि अननेसेसरी प्राइस मूवमेंट को हमने निकाल दिया और जो इंपॉर्टेंट प्राइस मूवमेंट है उसको ऐड कर दिया। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। हाँ प्लीज सर। तो जैसे कि ये एक्सिस बैंक का 1% का चार्ट है, ठीक है। अब अभी के लिए समझते हैं कि ये जो एक ब्रिक बनी हुई है यहाँ पे, ये 1% की मूव है। अब ये बुलिश ब्रिक है तो ये 1% की मूव है फ्रॉम बॉटम टू दिस टॉप, ठीक है। तो एक क्लियर हो रहा है कि प्राइस जब गिरेगा तो 1% से नीचे गिरेगा, जब ऊपर जाएगा 1% से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यही प्राइस मूवमेंट में मैं इसको थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ और 2 स्क्रीन्स ऐड कर देते हैं ऊपर नीचे, और मैं इसके साथ में एक कैंडल स्टिक का चार्ट भी इधर लगा देते हैं, और इसको भी मैं शिफ्ट करके एक्सिस बैंक कर देते हैं। अब आपको ऑब्जर्वेशन देखना है यहाँ पे, ये पूरी प्रोसेस में देखो कि देयर इज नो मेजर प्राइस मूवमेंट, और मे बी इफ यू सी दिस 4 कैंडल्स एंड दिस मूवमेंट, तो शायद पिछले 3 दिन में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। अब ये 3 दिन कौन सा हुआ? 27th ऑफ फरवरी, दिस 28th एंड 29th ऑफ फरवरी। इधर कोई सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो इधर एक ब्रिक में आया हुआ है। तो अगर हम कंपेरेटिवली थोड़ा आगे जाते हैं, विच इज दिस, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ये 3 ब्रिक में बन गया, जो ये पूरा स्ट्रक्चर था। अगर आप मैं इसकी डेट भी लेकर आ जाऊं, यहाँ पे डेट कहाँ पे दिख रही है? इस ये वाले एरिया में दिख रही है। अगर आप इधर आ जाते हो, इसका हाई और लो देखो, 14th ऑफ फेब को प्लॉट हुआ है, ठीक है। और ये जो हाई है, ये जो बुलिश ब्रिक है, इसका हाई प्लॉट हुआ है 22nd ऑफ फेब को। तो आप ये देखो इतने दिन में सिर्फ 3 ब्रिक्स ही प्लॉट हुए। हालांकि यहाँ पे 14th फेब से, मतलब यहाँ ये कैंडल से यहाँ तक ये पूरा प्राइस एक्शन है, बट इसने 3 ब्रिक में ही आपको प्लॉट करके दे दिया। सो पूरा जो इनसिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट था उसको हटा दिया। अब जब ब्रेकआउट आया, अगर इस पोर्शन में जाते हैं, तो ब्रेकआउट में मानता हूँ कि प्राइस जो है कंसोलिडेशन के ऊपर चला जाता है, तो ये तो आपको पता ही है।
तो ये ब्रेकआउट अगर कैंडलस्टिक चार्ट में दिखता है तो वो रेंको चार्ट में भी दिखेगा, वो इसके ऊपर चला गया तो ब्रेकआउट आ गया। राइट। तो ये जो इनसिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट है, इतनी जो जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, वो इसमें निकाल देते हैं। अब ओके। कंसोलिडेशन की अपनी खुद की एक स्टडी है कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन उसका ब्रेकआउट उतना पावरफुल, राइट। राइट। बट एट द एंड एक ट्रेडर जो है वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अब इनसिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट को हटा दो और सिर्फ प्राइस पे फोकस करो कि जब ब्रेकआउट आ जाए तब आप पार्टिसिपेट करो। तो ये जो ब्रेकआउट का जो पैटर्न है इसको रेंको चार्ट्स में बोलते हैं स्विंग ब्रेकआउट, ओके। राइट। तो एट द एंड जब हम कैंडलस्टिक भी ट्रेड कर रहे हैं, हायर हाईज हायर लो का जो हम्म। फॉर्मेशन है वो क्या है, वो स्विंग ब्रेकआउट है, अपना Right. प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर रहे हैं। करेक्ट। ये भी वही है। अगर आप इधर आ जाते हो, अब ये चार्ट को मैक्सिमाइज कर देते हैं, प्राइस ऊपर आया, एक पुल बैक लिया यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट दिया, क्या हुआ, ये स्विंग ब्रेकआउट, करेक्ट। करेक्ट। ओके। तो ट्रेडर जो है वो स्विंग ब्रेकआउट ही ट्रेड कर रहे हैं। अब ये ट्रेडर का चॉइस है कि उसको नॉइजी चार्ट में देखना है या ये वाले इसको charts. नॉइजलेस चार्ट्स पे देखना है, जो Okay. स्विंग ब्रेकआउट को प्लॉट करके दे रहा है। ओके। अब इसमें सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि रेंको चार्ट सुपीरियर है कैंडलस्टिक से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। हर एक चार्टिंग मेथड की अपनी एक ब्यूटी है। अब जैसे कंसोलिडेशन देखना हो तो कैंडलस्टिक्स आर बेटर चार्ट्स, क्योंकि कैंडल बाय कैंडल आपको टाइम बेस्ड चार्ट्स है। अभी टाइम बेस्ड है ही नहीं, नीचे टाइम ही नहीं है, राइट। सिर्फ वाई एक्सिस पे प्राइस है। अगर आप इसी जगह पे कैंडलस्टिक में आ जाओगे तो आपको दोनों दिखेगा, करेक्ट। नीचे के एक्सिस पे विच इज एक्स एक्सिस टाइम दिखेगा, वाई एक्सिस पे प्राइस दिखेगा, राइट। तो दिस आर टू डायमेंशन चार्ट्स, राइट। वेयर एज रेंको इज अ यूनी डायमेंशन चार्ट, क्योंकि वो फोकस किस पे कर रहा है, प्राइस पे, प्राइस पे। राइट। इसलिए ये नॉइजलेस बन जाता है कि आप इनसिग्निफिकेंट Okay. प्राइस मूवमेंट को हटा देते हो, ओके। राइट। सो सर मुझे एक क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप के ट्रेडर को रेंको चार्ट यूज़ करना चाहिए, जैसे पोजिशनल ट्रेडर को यूज़ करना चाहिए या स्विंग स्कैल्पिंग वाले भी यूज़ कर सकते हैं? राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं और अगर आपका कोई भी बिहेवियर ऑफ ट्रेडिंग इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कैपिटल अप्रिसिएशन और प्राइस अप्रिसिएशन, तो रेंको चार्ट्स प्रेफर्ड है। अगर आप ट्रेंड Okay. ट्रेडिंग कर रहे हो तो रेंको बहुत प्रेफर्ड चार्ट्स है, ओके। क्योंकि ये डायगनली प्लॉट होते हैं। अगर आप देखोगे हर एक ब्रिक डायगनली कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, राइट। तो प्राइस ऊपर जाएगा तो 45 डिग्री पे ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहा है तो 45 डिग्री पे आ रहे हैं, राइट। तो ये पूरे ट्रेंड को स्मूदन आउट कर देता है। अब जैसे ये 1% का चार्ट है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 5% पे कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा ट्रेंड दिखेगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। अब इसी के साथ अगर हम देखें अबॉट इंडिया का चार्ट, अब अबॉट इंडिया के चार्ट में आपको यही ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्मूथली ऑब्जर्व होगा। ये चार्ट देखो, अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इस पे, इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग अप, yeah, राइट। it's a तो बहुत क्लियरली दिख upward रहा है कि ये trend. ट्रेंड जो है इसका बुलिश है, राइट। राइट, क्लियर ऑब्जर्वेशन है। अब इसी के साथ मैंने अब क्योंकि ये 5% का चार्ट है, अपने हिसाब से बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, तो मैं इसको भी कंपैरेटिवली मंथली चार्ट पे शिफ्ट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस ऊपर तो जा रहा है बट थोड़ा करेक्शन है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर अब इसमें इमोशंस बहुत इंस्टिल हो जाते हैं, करेक्ट। राइट। वेयर एज रेंको चार्ट्स में वो इमोशंस थोड़े हट जाते हैं, क्योंकि डायगनली प्लॉटिंग सिस्टम है और ट्रेंड को बहुत अच्छे से दिखा देते हैं, राइट। करेक्ट। सो सर इसमें मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे 1% का चार्ट लेना चाहिए, 5% का चार्ट लेना चाहिए, मतलब वो कैसे डिटरमाइन होता है, ये कौन सा परसेंटेज चूज करना है? राइट। अब जो आपका टाइम फ्रेम है ट्रेड करने का, या आप कितने टाइम तक उसे होल्ड करना चाहते हो, वो डिसाइड करता है कि कौन सा बॉक्स साइज आप यूज करोगे। ओके। जैसे 5% चार्ट का मतलब क्या है कि एक ब्रिक जो है वो 5% की है, राइट। करेक्ट। एक ब्रिक अपने आप से 5% की मूव है। करेक्ट। अगर आप ऑब्जर्व करो तो कितने स्टॉक्स हैं जो 50% से ज्यादा रिटर्न देते हैं एक साल में, बहुत कम स्टॉक्स हैं, राइट। अगर आप निफ्टी का रिटर्न इज 15%, 15, तो निफ्टी 50 के जो बास्केट है उसका रिटर्न भी 15% से ज्यादा ही कम ही होगा, करेक्ट। तो कुछ का थोड़ा ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, बट मीन ही 15%, राइट। तो अगर 5% का चार्ट देखोगे तो वो स्टॉक्स 3 ही ब्रिक प्लॉट करने वाले पूरे साल भर में। ओह यस। आइडिया आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5% लॉन्ग टर्म चार्ट हो गया। अगर आप इन्वेस्टमेंट ट्रिगर्स ले रहे हो या मल्टी ईयर ब्रेकआउट देख रहे हो तो 5% चार्ट देख सकते हैं। Okay. तो इन्वेस्टमेंट होराइजन हो गया, विच इज एज गुड एज ट्रेडिंग अ मंथली टाइम फ्रेम ऑफ कैंडलस्टिक। अब जैसे से आप टाइम फ्रेम छोटा करते हो, मतलब आपका होल्डिंग पीरियड कम हो जाता है। अब ये देखते हो कि पोजीशन बिल्ड करनी है, शायद 1 साल तक होल्ड करेंगे या तो 6 महीने से 1 साल तक, तो हम 3% यूज करते हैं। Okay. तो जितने
अब लॉजिक वही है ना कि हम्म 5% 15% की प्राइस मूवमेंट हुई, 5% में तो शायद 3 ही ब्रेक बनाएगा। करेक्ट बट अगर यही चीज 1% के चार्ट पे चले जाए तो पूरे साल में हम्म शायद स्टॉक ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया ये होगा, फिर तो ऊपर गया होगा। तो पैटर्न्स मिलेंगे। तो एक राइट शॉर्ट टर्म ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए तो पैटर्न चाहिए चार्ट पे। करेक्ट हम वही ऑब्जर्व करते हैं कि छोटा टाइम फ्रेम ट्रेड करने का तो छोटा बॉक्सेस विच ओके इज 1%, ओके और जितना होल्डिंग पीरियड ज्यादा उतना 5% की तरफ हम ड्रिफ्ट होते जाएंगे। राइट, ओके अब ये एकदम एक्यूरेट आंसर बताना बहुत मुश्किल है हम्म कि 1% ही काम करता है, 5% ही काम करता है। ये हर एक ट्रेडर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उनके लिए ओके क्या काम करते हैं। तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि 5% इज अ गुड टाइम फ्रेम फॉर इन्वेस्टिंग, ओके 1% इज अ गुड टाइम फ्रेम फॉर स्विंग। ओके उसमें भी बहुत आसानी से पता चलता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जिसमें स्विंग चार्ट, हम्म अब अपोलो टायर्स का एक स्टॉक, अब ये स्टॉक है, इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो ये इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ वापस से 1% चार्ट पे। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में ये प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर करेक्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो हायर हाइज हायर लोस का वो चीजें दिख रही है आपको इसमें। तो शॉर्ट टर्म में ये क्योंकि 1% का स्विंग चार्ट है, तो अगर आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हो एट दिस स्विंग, और मे बी मैं जूम आउट करूँ तो ये मेरे को प्रीवियस स्विंग हाई दिख रहा है। अब राइट ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जब प्राइस चला जाता है मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अब ये हायर हाइज हायर लोस का सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। हम्म तो छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेड है। अब ये हायर स्विंग हाई इसने कब ब्रेक किया है? ऑन 2nd ऑफ जैन 2024, राइट। तो जैन से लेके मार्च तक, अभी क्योंकि 7th ऑफ मार्च है तो यहाँ तक आपको ये मूव दिख रही है जो सिग्निफिकेंटली एक करेक्ट 20-25% की मूव है, क्योंकि 1% का एक ब्रेक है ना। तो शॉर्ट राइट टर्म ट्रेडर के लिए 20-25% भी बहुत होते हैं, राइट। आप एक करेक्ट स्विंग ट्रेड कर रहे हो, राइट। राइट तो स्विंग ट्रेडर के लिए आपको स्विंग अच्छे से मिल सकते हैं, ओके राइट। सो डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल आपको बॉक्स साइज एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपका ओके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम इज 1 वीक तो आपको 0.5% चार्ट यूज करना चाहिए, ओके राइट। तो क्योंकि आपको मल्टीपल पैटर्न्स चाहिए, आपको ब्रेकआउट चाहिए, राइट उसमें स्विंग ब्रेकआउट्स दिखने चाहिए, करेक्ट राइट। सो सर जैसे नॉर्मल कैंडलस्टिक में हम लोग हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं हाँ, ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं तो रिंको में भी वो सेम वे यूज होता है कि कुछ डिफरेंट होता है उसमें सेम चीजें एप्लीकेबल सेम है। चीज़ है क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एट द एंड तो यही है, वो ये बता रहा है कि डिमांड कहाँ पे है, सप्लाई कहाँ पे, राइट राइट। और प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी कहाँ पे, मतलब जो हम्म डिमांड थी अब वो सप्लाई में आ गई, या तो जो सप्लाई थी वो डिमांड में आ गई। डिमांड अब प्राइस ही है वो, तो वो भी करेक्ट उतना ही अच्छे से काम करता है। ओके अब उसका एग्जांपल देखते हैं, ये देखो सामने ही अपने 437 का एक हाई बनाया था हम्म रेजिस्टेंस, वो इसने जब ब्रेकआउट दिया तो उसी के आसपास इसने रिवर्स कर लिया। तो करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी थी कि पहले रेजिस्टेंस था, डबल राइट टॉप पैटर्न भी दिख रहा है, ये एक टॉप है, हम्म ये एक दूसरा टॉप है, तो डबल टॉप पैटर्न भी बन गया, प्राइस नीचे रिवर्स किया, फिर ऊपर चला गया। करेक्ट अब ये आप मल्टीपल इंस्टेंसेस पे देखोगे तो इधर भी दिखेगा कि जैसे ये स्विंग हाई है, उसके यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, वापस से सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर चला हम्म गया। तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे अब वो सपोर्ट की तरह काम करे। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो एक लाइन की तरह कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि 435 से ही वो 455 से इसने रेजिस्टेंस से वापस से उधर लेगा। तो आपको जो राइट प्रीवियस दो स्विंग हाई है उसको टच करते हुए आप एक जोन बना दो, आप देखोगे इसी जोन से वो टर्न कर रहे हैं, राइट, बिकॉज इट हैज टू बी अ जोन। कि कोई करेक्ट भी बायर है जो इंस्टीट्यूशनल बायर है वो एक जोन पे, तो एक पॉइंट पे बाय और सेल नहीं कर पाएगा, राइट। तो करेक्ट हम वो एक रेंज में बाय करेंगे, तो वो रेंज आपको ये चार्ट पे भी दिखेगी, राइट। ओके और ये इंस्टेंसेस कंटिन्यूअसली हर बार चलते हैं। जैसे ये देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे था, फिर इधर भी रेजिस्टेंस की तरफ बड़े जोन में काम किया, करेक्ट हुआ, राइट इनिशियली वापस से उसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, करेक्ट राइट। तो जो प्रीवियस हिस्टोरिक रेजिस्टेंस था वो रहा। अब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रह सकते हैं, थोड़ा ऊपर गया बट वो डिसिसिवली ऊपर नहीं जा पाया, राइट। बट आपको एक अंदाजे से जोन मिल जाता है, करेक्ट राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट है। ओके सो सर एक तो मुझे एडवांटेज इसका समझ में आ गया हाँ, कि इट हेल्प्स यू डील विथ योर इमोशंस या बिकॉज यहाँ पे इतना वॉलेटिलिटी नहीं होता है या जितना नॉर्मल कैंडल स्टिक में रहेगा करेक्ट। उसके अलावा और कोई बेनिफिट्स है इसके सबसे ज्यादा ये है कि हमें ट्रेंड बहुत आसानी से समझ में आता है। हम्म अब ट्रेंड के लिए जैसे सिंपल अगर हम एक इंडिकेटर लगा देते हैं विच इज लेट्स से सिंगल मूविंग एवरेज, ओके ठीक है। अगर थोड़ा सा और इसमें हमें एक्यूरेसी बिल्ड करनी है या और कुछ करना है तो हम ट्रिपल मूविंग एवरेज यूज कर लेते हैं, ठीक ओके है। अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि चार्ट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट। जैसे ये डिफॉल्ट पीरियड पे मैंने लगा दिया। अब आप ओके ये देखो कि ये जो क्रॉसओवर्स हैं, द हम्म टीएमए आर बुलिश, तो ये कंसिस्टेंटली प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है टिल द टाइम द टीएमए आर पॉजिटिवली अलाइन, मतलब
shorter term time frame is above the mid term Above time frame and mid right. term time frame is above the long term time frame. Correct. जैसे आप कैंडलस्टिक के हिसाब से देखोगे कि 20 ट्रेडिंग अबव 50 है, 50 ट्रेडिंग अबव 200, वैसा कुछ हो गया कैलकुलेशन. ओके. तो जब तक बुलिश अलाइनमेंट है आप पॉजिटिव ट्रेड्स ले सकते हो, मतलब हर एक बुलिश ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो. ब्रेकआउट मतलब अपना प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक हो जाते हैं, राइट. ओके. अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस आया आप एग्जिट कर सकते हो, ओके. फिर से पॉजिटिव क्रॉस आया फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो. अब इसके साथ में सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, क्योंकि राइट. क्रॉसओवर तो कहीं पे भी आ सकता है. हाँ. तो अगर आप बुलिश ट्रेडर हैं, मतलब लॉन्ग ओनली ट्रेडर हैं, तो ये देख सकते हैं कि जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए, पॉजिटिव क्रॉसओवर आ जाए, उसके बाद कोई भी स्विंग ब्रेकआउट है वहां पे पार्टिसिपेट करो, कीपिंग द स्विंग लो एज स्टॉप लॉस. ओके. राइट. तो आपने क्या कर लिया कि आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो से आपको रेंको चार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है. अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में रेंको चार्ट्स के बेसिस पर ट्रेड करने वाले प्रोफेशनल ट्रेडर्स काफ़ी कम हैं और उन चुने प्रोफेशनल ट्रेडर में से एक है मिस्टर कौशिक अकीवतकर. इसी वजह से कौशिक सर के साथ मिलकर हमने रेंको चार्ट्स पर एक डिटेल्ड कोर्स बनाया है. इस कोर्स में आप रेंको चार्ट कंस्ट्रक्शन, ट्रेंड एनालिसिस, पैटर्न्स और काफ़ी सारे दूसरे इंडिकेटर्स भी स्टडी करोगे. By the end of this course, आपके पास एक hands-on strategy होगी which you can use to trade profitably using Renko charts. जल्दी से इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए and continue your trading journey. Now, let's get back to the video. एक तो ट्रेंड पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि बुलिश ट्रेंड हो गया, करेक्ट. और उसके बाद बुलिश पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, ओके. तो आपने एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, राइट. Right. तो इट देन द गेम ऑफ ट्रेडिंग इज मोर टुवर्ड्स बिल्डिंग प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी शुड बी इन योर फेवर, राइट. करेक्ट. अब प्रोबेबिलिटी कैसे फेवर में आएगी कि आप अकरेंस को प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये अकरेंस होने वाला है, तो अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में जो पैटर्न होंगे वो ज्यादा सक्सेसफुली काम करेंगे, करेक्ट. राइट. जैसे कि ट्रेंड बुलिश है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो भी आपका फिल्टर है, ठीक है, आप सुपर ट्रेंड यूज करो या तो सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर को देखते हुए चलो. अब जब ट्रेंड बुलिश है और आप बेरिश पैटर्न ट्रेड करोगे तो प्रोबेबिलिटी घट जाएगी ना. करेक्ट. अब उसके बिल्ड करने का तरीका क्या है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में, अब जैसे ट्रेंड बुलिश है, बुलिश पैटर्न ट्रेड करो. अब इसमें और एक्यूरेसी बिल्ड करनी है, तो आप ये देखो कि वो स्टॉक अभी सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है क्या, रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द सेक्टर या रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क, तो आपने और एक्यूरेसी बिल्ड की, Correct. राइट. So मतलब is it प्रोबेबिलिटी similar to the TAE model that we Correct. discussed in the Yeah. last podcast, right? वो kind of similar lines सिमिलर में. लाइंस में, Okay, okay, right. got it. So सर जैसे हम लोग कैंडलस्टिक के साथ जो भी इंडिकेटर्स यूज हाँ. करते हैं, तो वो सारे हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, या ऐसे कोई इंडिकेटर्स है जो रेंको के साथ इतना अच्छे से वर्क नहीं करते, या ऐसे कोई इंडिकेटर्स है जो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं रेंको के साथ? अब रेंको चार्ट्स का अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो ये डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम है, राइट. राइट. तो कोई भी इंडिकेटर जो डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम पे अच्छे से वर्क कर सकता है वो इसमें अच्छे से काम करेंगे. ओके. अब कोई भी चीज डायगोनल होती है दैट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी फॉर्मूला है वो चलेंगे. अब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब अब वो हो गए जैसे मूविंग एवरेज हो गया, राइट. कि आपने नंबर को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय पीरियड, तो विच इज वेरी सिंपलर विल वर्क वेल ऑन रेंको चार्ट्स, राइट. क्योंकि बहुत नॉइजलेस है ना, तो बहुत सिंपल है ये, इसको ट्रेड करना भी सिंपल है और इसके प्लॉटिंग की वजह से इसके इंडिकेटर्स भी बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं. अब ये इशू कैंडलस्टिक में थोड़ा होता है कि अगर कैंडल एकदम से बहुत बड़ी बन गई, चाहे वो बुलिश है या बेरिश, वो आरएसआई की फॉर्मूला एकदम से चेंज कर देगी, या एकदम से प्राइस मूविंग एवरेज के एकदम से ऊपर आ जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू रिएक्ट कि कैसे हो रहा है. बट रेंको चार्ट्स में क्योंकि डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम है तो ये हमेशा एवरेज आउट होता रहता है. जैसे आप प्राइस ऊपर गया और वापस से मूविंग एवरेज के पास आया तो मूविंग एवरेजेस अभी भी पॉजिटिवली अलाइंड है और ऊपर की तरफ स्लोपिंग अपवर्ड्स ही है. हालांकि प्राइस भी नीचे आ रहा है यहाँ ये पोर्शन में, इसमें भी स्लोप इज स्टिल अपवर्ड्स व्हिच इज सजेस्टिंग कि ट्रेंड तो अभी भी बुलिश है, राइट. तो ये जो इंडिकेटर्स है जिसमें सिंपल कैलकुलेशंस है वो अच्छे से वर्कआउट करते हैं, राइट. अब इसमें अगर आप आरएसआई भी इक्वली अच्छे से काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको अगर आप नॉलेज है आरएसआई जोन्स के बारे में कि 40-60 इज न्यूट्रल जोन, 40 to 80 is bullish या 60 to 20 is bearish and in conjunction to trend, ठीक है. अब इसमें अब आपने सवाल पूछ ही लिया तो थोड़ा सा ऐड कर ही देते हैं, ठीक है. अब मैंने इंडिकेटर में RSI ऐड कर दिया. सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हमें एवरेज लाइन नीचे तो मैं सिर्फ वो हटा देता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड बुलिश दिख रहा है हमें इस पोर्शन में, तो इसको मैं बुलिश रेंज बना देता हूँ. तो ये 80 हो गया, नीचे के साइड पे हमारा 60 हो गया एंड द लास्ट लाइन इज 40,
राइट क्योंकि बुलिश रेंज क्या होता है, इट इज 40 to 80 इज द RSI बुलिश रेंज, राइट उसमें से 60 to 80 सुपर बुलिश रेंज। तो हमने 60 to 80 डाल दिया लाइन 1 एंड लाइन 2 एंड Okay. 40 हमने लोअर बेल्ट लगा दिया। अब ये आप ये देखो, ये जो 40 का रेंज है एंड प्राइस कमिंग टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज, इट टुक अ बाउंस क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। तो बुलिश ट्रेंड में RSI ओवरसोल्ड कंडीशन में आ गए, राइट Okay. क्योंकि RSI ओवरसोल्ड जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो 70-30 का है, बट जब आप Right. ट्रेंड के साथ देखते हो तो बुलिश जोन इज फ्रॉम 40 to 80, Hmm. तो उस हिसाब से ये ओवरसोल्ड कंडीशन में आ गया, Okay. राइट। और अगर आप इसको हिस्टोरिकली भी देखोगे, जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट बुलिश है, RSI अपना 40 का रेंज नहीं तोड़ रहा है, Hmm. दिख रहा है तो Right. कितना कंसिस्टेंटली, चाहे प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे एक दो ब्रेक बनाया इधर, Hmm. बट RSI ने ब्रेक नहीं किया और फिर वापस से ट्रेंड बुलिश हो गया। Bullish हुआ। और Right. जैसे ही वो 60-80 ये जो जोन में चला जाता है, आप Hmm. इधर देखिए ये जो पैटर्न है, 3 ही ब्रेक का रिवर्सल आया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर Right. छोटा सा रिवर्सल आया, फिर ऊपर चला गया। Correct. तो ये मोमेंटम पैटर्न भी उतना अच्छे से चलता है, राइट। अब Correct. जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एकदम सुपर बुलिश रेंज पे, Hmm. राइट। और वन बैक पैटर्न, इसको वन बैक पैटर्न बोलते हैं कि एक Okay. ब्रेक का जो रिवर्सल आया तो वन Okay. बैक आया और फिर वापस से चला गया, तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है ये स्टॉक, Okay. राइट। तो ये भी उतना ही अच्छे से काम करता है और बहुत क्लीन दिख रहा है ना। राइट हाँ वो तो है। सो सर इसके कोई ड्रॉबैक्स है रेंको चार्ट यूज करने के ड्रॉबैक या कोई लिमिटेशंस आई वुड से? लिमिटेशन, जैसे हर एक चार्टिंग मेथड का अपना एक लिमिटेशन होता है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि कोई भी चार्टिंग मेथड ऐसा नहीं कि एक सुपीरियर है टू अदर, करेक्ट। एट द एंड इट इज वे ऑफ रीडिंग प्राइस, कि हम प्राइस को किस पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर इसका लिमिटेशन देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप्स जो हैं वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे काम करते हैं। राइट। जैसे कैंडलस्टिक में एक पैटर्न है रेक्टेंगल पैटर्न, कंसोलिडेशन बताता है, उसके साथ में उसका इंपॉर्टेंस है कि वो अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है। करेक्ट। अब रेंको चार्ट्स में वो प्लॉट नहीं होता, वो वो कब पता चलता है कि छोटा सा कंसोलिडेशन बेरिश पैटर्न बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बेरिश पैटर्न बना और ब्रेकडाउन दे दिया। अब इसी को कैंडलस्टिक के साथ कंपेयर करके देखते हैं। जैसे ये जो हाई प्राइस है, इधर आपको हाई और लो का ये डेट दिखेगा, विच इज ऑन 4th of August और टिल 31st of June, ठीक है, तो जुलाई। सो जुलाई से लेके कुछ अगस्त तक का ये कंसोलिडेशन है। अब इसी रेंज में ये जुलाई के महीने में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, बट रेंको चार्ट्स में वो क्लियरली दिख नहीं रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है विच इज ब्रेकआउट, ठीक है। अब इसी पीरियड में 2023 में मंथली चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको डेली पे ले जाता हूँ और यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं, राइट, विच इज दिस मंथ, राइट, ये एक पीरियड में। तो अगर आप ये पैटर्न को देखोगे तो एक राइजिंग वेज बनते जा रहे हैं, करेक्ट। तो राइजिंग वेज क्या होता है कि यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया और ये और ऑलरेडी अप ट्रेंड में और उसके बाद ही प्राइस गिरे, राइट। बट ये स्पॉट करना ऑन रेंको चार्ट वाज डिफिकल्ट, राइट। तो कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखना रेंको चार्ट्स में डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपका ये कुछ मेथड है कि जहाँ पे आप बोल रहे हो कि प्रीवियस स्विंग लो जैसे ब्रीच हो जाता है आप एग्जिट कर देते हो, सो बाय डिफॉल्ट यू आर एग्जिटिंग दैट ट्रेड, राइट। क्योंकि सिंपल डाउ थियरी है ना कि इसने एक हाई बनाया, फिर इसने एक हायर लो बनाया, फिर प्राइस गया हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। अब जब भी ये हायर लो ब्रीच हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हो गया, करेक्ट, राइट। तो आपने वहाँ पे एग्जिट कर दिया, right. तो आप पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो और वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। सो द लिमिटेशन और शॉर्टकमिंग ऑफ रेंको चार्ट कैन बी कवर्ड बाय द प्रोसेस, राइट। अब Right. वहाँ पे पैटर्न बन रहा था तो दिख गया, यहाँ पे अगर नहीं बन रहा है तो यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स। आपको अगर सिंपल डाउ थियरी को फॉलो करो, हायर हाइज हायर लो, बस वही, जैसे ही ब्रीच हो जाए प्रीवियस स्विंग लो आप एग्जिट कर दो, राइट। फिर क्या फर्क पड़ता है क्या पैटर्न बना। सो सर इज देयर अ वे टू नो कि ये टाइम पे हमें कैंडलस्टिक यूज करना चाहिए ना कि रेंको यूज करना चाहिए? मतलब ऐसे कोई सिचुएशंस है वेयरइन कैंडलस्टिक विल बी बेटर? एक तो कंसोलिडेशन आपने बताया, बट समझो कि मैं रेंको चार्ट को फॉलो करती हूँ, ओके, मतलब आई प्रेफर स्टडिंग रेंको ओवर कैंडलस्टिक्स, राइट। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ मुझे रेंको ना चूज करके कैंडलस्टिक यूज करना चाहिए? तो मतलब शुड आई, मतलब ऐसा कोई वे है जिससे मुझे पता चले कि ये टाइम पे मुझे रेंको यूज नहीं करना चाहिए? राइट, वैसा कुछ नहीं है, बट अगर आप रेंको चार्ट्स के साथ अगर स्कैल्पिंग करने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, सो फॉर स्कैल्पिंग इट इज बेटर टू यूज कैंडलस्टिक चार्ट्स, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि लार्जर मूव आपको एक स्मॉलर कंसोलिडेशन के बाद मिलती है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जब स्कैल्पिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, राइट, तो हम लार्जली इंडेक्स में ट्रेड करते हैं,
करेक्ट। अब इंडेक्स में छोटे टाइम फ्रेम पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं तो एक स्पाइक मिल जाता है आपको निफ्टी में एक 50 टू 100 पॉइंट्स के आसपास का, करेक्ट। राइट। फॉर अ स्कैल्पर इट्स अ गुड मूव, करेक्ट। राइट, क्योंकि आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो और अगर उसके साथ आप एट द मनी ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो तो 50% की मूव आएगी तो 0.5 डेल्टा होगा एट द मनी ऑप्शन का, तो आपको आधी मूव मिलेगी, मतलब आपका ऑप्शन 25 पॉइंट से ऊपर मूव करेगा, राइट। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से इफ यू आर लुकिंग एट स्मॉलर मूव्स तो कैंडलस्टिक ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा आपके लिए एज अ ओके। ट्रेडर, ओके। राइट। बट अगर उसके अलावा अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो, बड़ी हम्म। पोजीशंस बिल्ड कर रहे हो, बड़ी मतलब बड़े टाइम फ्रेम की, सो करेक्ट। बड़ा टाइम फ्रेम फॉर मी इज एनीथिंग बियॉन्ड यू टेकिंग अ डिलीवरी, ठीक ओके। है। आप इंट्राडे को छोड़ के जो भी ले रहे हो वो मेरे लिए अच्छा। एक बड़ी ट्रेड हो गई, ओके। क्योंकि आपने पोजीशन घर लेकर आ गए तो आपने हम्म। ओवरनाइट रिस्क पे आपका ट्रेड है, राइट। कुछ भी हो सकता है, राइट। राइट, क्योंकि मार्केट को तो नहीं पता आपने पोजीशन ली है तो अब उसको अच्छे से ही क्लोज करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। राइट। तो एनीथिंग विच इज बियॉन्ड वन डे विल वर्क वेल ऑन रेको चार्ट्स, ओके। राइट, क्योंकि आप पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में आप होल्ड करोगे। करेक्ट। सो एनीथिंग विच हैज रिलेशन विद ट्रेंड उसमें रेंको चार्ट्स बहुत अच्छे से काम करेंगे। सो सर इसमें भी हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं रिंको चार्ट्स में? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ओके। जैसे हमने कैंडलस्टिक चार्ट्स में मल्टी टाइम फ्रेम होता है, हम टाइम को देखते हैं, 2 डायमेंशन चार्ट है, तो हमने राइट। उसमें देखा कि मंथली टाइम फ्रेम, वीकली, फिर डेली, हम्म। या उसके बाद हम और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं विच इज 75 मिनट और 60 मिनट्स, या कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो 2 घंटे का चार्ट प्रेफर करते हैं। बट टेक्निकली हम देखने जाए मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि डाउ थ्योरी से इंस्पायर्ड होते हुए कि देयर आर 3 ट्रेंड्स इन द मार्केट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर ट्रेंड्स। तो इसका मतलब मल्टी टाइम फ्रेम में आपको 3 टाइम फ्रेम चाहिए। राइट। कैंडलस्टिक में हम कर लेते हैं कि मंथली, वीकली, डेली ले लिया, क्योंकि करेक्ट। टाइम फ्रेम ही हो गया तो मैच हो गया। अब रेंको में दिस आर टाइम इंडिपेंडेंट चार्ट्स, राइट, तो राइट। कैसे करेंगे, हाँ। राइट। तो अब हमने टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड किया था, बॉक्स साइज से, ओके। राइट। हमने ये बोला कि इन्वेस्टिंग वाला जो पोजीशन है वो 5% पे होगा, 5%। फिर 3 पे होगा, फिर 1% पे होगा, तो एट द एंड हम भी मल्टी टाइम फ्रेम ही कर रहे हैं। तो जो मंथली टाइम फ्रेम है ऑफ कैंडलस्टिक इज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू 5% चार्ट ऑफ रिंको, राइट। ओके। बट उसमें थोड़ा सा नॉइज होगा क्योंकि इनसिग्निफिकेंट कैंडल्स बन रही होंगी कुछ कुछ महीने पे, तो इसमें भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस उतना ही रेलेवेंट है, ओके। राइट। इसका एग्जांपल बताता हूँ। इसको जो है लेआउट को 4 बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट कैंडलस्टिक ओपन होता है बट विल चेंज इट टू रेंको, तो ये हमने ये सबको रेंको में शिफ्ट कर दिया एंड और ये जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है उसको मैं हटा देता हूँ, जैसे हमें Okay. आरएसआई की जरूरत नहीं है, मूविंग Right. एवरेज सिर्फ सिंपल रखते हैं, ठीक ओके। है। और ये सारे बॉक्सेस इसको एक, आप कोई भी आपके पसंद का स्टॉक बताओ जो भी आपको पसंद है। अदानी पावर। अदानी पावर, ठीक है, ये अभी आ गया अदानी पावर। सो अब हमने क्या टेक्निकली कर रहे हैं कि मैं इसको शिफ्ट करके 5% के बॉक्स पे ले आता हूँ, ओके। इसको शिफ्ट करके 3% पे लेकर आते हैं, हम्म। और ये तो 1% पे ही, और ये हमारे Okay. सामने अभी डमी चार्ट रखते हैं कि इसको बाद में देखेंगे क्या हो रहा ओके। है। अब आप ये देखो 5% के चार्ट पे अगर आपको ट्रेंड एनालाइज करना है तो आपको क्या दिख रहा है, जो भी हमने बुलिश डिस्कशन ट्रेंड किया, है। बुलिश है क्योंकि मूविंग एवरेजेस पॉजिटिवली क्रॉस्ड है। करेक्ट। तो हमें ये आइडिया आ रहा है कि बड़ा टाइम फ्रेम जो इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम है वो बुलिश अलाइंड है, ठीक है। अगर हम देखने जाएंगे तो नो रेजिस्टेंस टेरिटरी में भी है क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर जा रहा है, करेक्ट। राइट। अब फिर हम 3% के चार्ट में आ जाए तो अगर बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है तो हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये हमारे फैमिली के सबसे बड़ा व्यक्ति है, राइट। तो हम इसको शायद ग्रैंडफादर बोलेंगे या ग्रैंड मदर बोलेंगे या ग्रैंड पेरेंट्स बोल देते हैं। सो 5% चार्ट इज अ ग्रैंड पेरेंट फॉर अस, 3% चार्ट हमारे लिए हमारे पेरेंट्स हैं, राइट। ये भी ग्रैंड पेरेंट्स ने जो लेगेसी रखी है वही लेगेसी में चल रहे होंगे, राइट। तो आप इधर देखो कि ये जो है ये उसी लेगेसी में चल रहे हैं कि ट्रेंड बुलिश है, तो आप इधर ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो इसके सारे जो ब्रेकआउट पैटर्न्स है वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि बड़े जो चार्ट्स हैं वो भी बुलिश हैं, राइट। अब इसमें छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, इंटरेस्टिंग सेटअप यहाँ पे बनते हैं। अब आपको पता है कि ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर पॉजिटिव, अब जब बच्चा गलती करता है ना तो बड़े लाइन में लेकर आ जाते हैं। तो ये देखो ये जब भी पुल बैक आया ये उसी जोन में कि अगर आप अक्टूबर का टाइम देखोगे तो अक्टूबर के टाइम पे ये बेरिश हो गया, करेक्ट। तो बड़े चार्ट्स ने बोला कि बेरिश नहीं जाना है, पॉजिटिव हो जाओ,
ठीक है, अब ये डेट्स के साथ ही ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे आपको टॉप पे ये डेट दिख रही है, राइट। ये लो की जो डेट बनी है वो 25 ऑफ अक्टूबर 2023 की। अब इसी पीरियड में आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम यहाँ कहीं पे विच इज 23 ऑफ अक्टूबर, राइट। राइट, इधर डेट्स दिख रही है हमें, तो ये Correct. 23 ऑफ अक्टूबर है। हाँ। मतलब प्राइस तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही था, Right. सिर्फ मूविंग एवरेज पे है, बट ऊपर ही है प्राइस, राइट। एंड मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली अलाइंड। और बड़ा टाइम फ्रेम क्योंकि ये भी बुलिश है तो ये भी ऑलमोस्ट बुलिश ब्रिक में ही है कहीं पे। करेक्ट। यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ये भी इधर ही है, इस ब्रेक पे 5% का चार्ट है, मतलब बड़े दो टाइम फ्रेम बुलिश है, तो छोटा टाइम फ्रेम बेरिश नहीं हो सकता, करेक्ट। राइट। तो उसके जो बड़े हैं वो फैमिली के, वो बोल रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, फिर से रिवर्स हो जाओ। तो ये जो है बेरिश क्रॉसओवर के बाद जब भी बुलिश क्रॉसओवर हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गया मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ही, राइट। बहुत सिंपल तरीके से हमने कर लिया कि बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट स्ट्रेट करो। ओके। ठीक है, नॉट द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ठीक है, क्योंकि इसमें अपने खुद के विपसॉज हो सकते हैं कि प्राइस नीचे आए और फिर वापस से रिवर्स हो गया, पॉसिबल है। बट आप अगर ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो ये एट द एंड आपको सप्लाई एंड डिमांड का इक्वेशन ही बता रहा है कि इस पॉइंट पे सप्लाई आ रही है, प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया तो सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई इस प्राइस पे, जो 401 का जो प्राइस था इसमें सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई और ब्रेकआउट आ गया, मतलब डिमांड आ गई। यहाँ से जो प्राइस गिरा इसको मैं सप्लाई बोल रहा हूँ, यहाँ पे सप्लाई आई, वो एब्जॉर्ब हो गया और प्राइस फिर से ऊपर चला गया, तो आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया। दिस इज अ पैटर्न नोन एज स्विंग ब्रेकआउट पैटर्न, राइट। तो बड़े टाइम फ्रेम बुलिश है, छोटा टाइम फ्रेम जब बेरिश टू बुलिश कन्वर्ट हो उसके बाद जो पहला बुलिश पैटर्न बने ना वो बहुत पावरफुल होता है, उसके बाद बहुत प्राइस आती है, ये देखो ना यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर चला गया, राइट। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस रेंको में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को काफ़ी सिंपल लगता है, क्योंकि मैंने मेरे करियर के पहले 4 साल कैंडल स्टिक स्पिन किए, कि जहाँ पे मैंने सिर्फ कैंडल स्टिक ही ट्रेड किया। देन आई गॉट एक्सपोज टू रिंको चार्ट्स एंड आई स्टार्टेड लविंग इट बेस्ड ऑन द ट्रेंड एनालिसिस, राइट। अब यही चीज़ अगर आप कैंडल स्टिक में देखोगे तो वो कैंडल्स बहुत डरावनी दिखने लगती है कि आपको लगता है कि अरे यार ट्रेंड बेरिश हो गया, और ये ट्रेडर का, या तो ट्रेडर फैलेसी बोले या क्या, ट्रेडर के इसमें बहुत डर होता है जब पोजीशन होती है तब, कि थोड़ी 1-2 दिन की कैंडल भी बेरिश बन जाए तो बहुत इफेक्ट करती है साइकोलॉजिकली। हालांकि प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं हो रहा होगा, वो अपने मीन की तरफ रिवर्ट हो रहे होते हैं, राइट। तो प्राइसेस हैव टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द मीन, तो उसमें उसके हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनी हुई है, मीन रिवर्जन एंड सो ऑन, राइट। अब अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो आप कोशिश करते हो कि मीन के आसपास प्राइस आ जाए और फिर आप ट्रेड करो, क्योंकि प्राइस विल गो अवे फ्रॉम द मीन when it is trending, and when it is a reversal or maybe when there is a pullback it will come towards the mean. तो इसी साइकिल से मार्केट्स चलते हैं, इसलिए तो हायर हाइज हायर लोज बनते हैं, तो वो रेंको चार्ट्स पे देखना सिंप्लीफाई हो जाता है। बट जब वो स्विंग या तो रिट्रेसमेंट ले रहा होता है टुवर्ड्स द मीन, कैंडल स्टिक चार्ट्स में बहुत बड़ी कैंडल्स बन रही होती है, बेरिश कैंडल्स बन रही होती है, इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा होता है, जो हमने वो वाले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, राइट। बट हालांकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश होता है। तो रेंको चार्ट्स एक तरीके से नॉइस को रिड्यूस करके सिंप्लीफाई कर देते हैं ट्रेंड एनालिसिस भी। और क्योंकि रेंको चार्ट्स डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम है, ट्रेंड को बहुत अच्छे से रेप्लिकेट कर रहे हैं, राइट। और हम ट्रेंड ट्रेडिंग ही एट द एंड कर रहे हैं, राइट। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाता है। तो मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया कि रेंको चार्ट्स हैव इम्प्रूव्ड माय ट्रेडिंग स्टाइल इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग। ओके, करेक्ट। सो सर जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है तो तभी भी हम रेंको चार्ट्स यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। ओके। अब ये होगा कि वोलेटिलिटी का मतलब ये है कि वो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और बड़े रेंज है वो, राइट। अपने नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा बड़ा रेंज है, राइट। तो रेंज आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आप वोलेटिलिटी इंडिकेटर कोई आइडेंटिफाई करो और उसके हिसाब से देखो कि एक स्टॉक कितना मूव करता है, 1 दिन में, 2 दिन में, या क्या है, तो वो ATR से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उतना जो ATR है ना, उसके सिग्निफिकेंट अमाउंट, नॉट द एग्जैक्ट ATR वैल्यू, क्योंकि ATR वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, हर रोज चेंज होगी, राइट। तो अगर आप इसमें ATR बेस्ड आप रेंको चार्ट्स भी प्लॉट कर सकते हो। अगर मैं इधर सिंपल चेंज करके ATR पे आ जाऊं और मैं 14 पीरियड ATR के हिसाब से इसको प्लॉट करूं तो ये मेरा ATR का चार्ट बन जाएगा, राइट। बट ये फ्रॉम द इंसेप्शन टिल नाउ ये चार्ट है, एंड दिस इज नॉट ट्रेडेबल। रीजन क्या है कि कल ATR की वैल्यू बदल गई तो फिर रेंको का वो ब्रिक साइज भी बदल जाएगा, क्योंकि ये तो अभी ATR मान लो इस स्टॉक का है 18.55 इसका ATR है, तो एक ब्रिक जो है वो 18.55 पॉइंट्स की बनी हुई है। कल ATR चेंज हो गया, 15 आ गया, तो ये सारे ब्रिक्स 15 पॉइंट के हिसाब से फिर से रीपेंट होंगे। तो अपने आज पैटर्न के हिसाब से ट्रेड किया कि ब्रेकआउट पैटर्न, तो शायद कल वो ब्रेकआउट रहे ना
पॉसिबल है, ओके क्योंकि ओके ATR वैल्यू चेंज हो गई, ब्रिक का कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया। बट इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको एक लार्जर आइडिया आ गया कि 18% के आसपास है, तो उसका 1/4 यू चेंज एंड प्लॉट अ परसेंटेज ब्रिक साइज। तो जो हमारा ये लॉग ब्रिक चार्ट था वही सेम 1% वाला। तो शायद जब वोलेटाइल कंडीशन होती है तब आप 1% की जगह पे शायद 1.25% का चार्ट देखो, जस्ट टू ओके कवर अप दैट वोलेटिलिटी। बट ओके हालांकि रेंको चार्ट्स में ओवर पीरियड जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं लंबे टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, आई गेस अब 4-5 साल हो गए मैं रेंको चार्ट्स पे हम्म ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लॉग ब्रिक चार्ट्स में ज़रूरत नहीं होती चेंज करने की इतनी। ओके जब वोलेटिलिटी आएगी तब शायद ये ऐसे कंसोलिडेट करेगा एंड अगेन इट विल बी नॉइजलेस। क्योंकि वोलेटिलिटी में जो क्योंकि वोलेटिलिटी में बहुत बार बड़ी कैंडल्स बनती है और वो डोजी के साथ बनती है, हायर लेग डोजी और लोअर लेग डोजी। वैसे लॉन्ग लेग डोजी वाला जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से बनती राइट है। रेंको चार्ट्स प्लॉट होते हैं क्लोजिंग प्राइसेस के हिसाब से। हम्म तो पूरे दिन में शायद वो स्टॉक बहुत कुछ वोलेटिलिटी करके आया होगा, बट क्लोजिंग प्राइस कहीं ना कहीं आसपास में होगी, तो करेक्ट रेंको चार्ट्स प्लॉट ही नहीं करेगा। राइट राइट। तो ये भी एक चीज़ है कि या तो चार्ट्स प्लॉट नहीं होंगे, अगर बहुत सारे ब्रिक्स प्लॉट हो रहे हैं तो आप उसको कवर अप कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द बॉक्सेस बाय ओके अ स्मॉलर वेरिएशन। जैसे 1% है उसको 1.25 पे ले गए ओके और 1/4 पोर्शन आपने ऐड कर दिया जस्ट टू एडजस्ट वोलेटिलिटी। बट मैंने 5 साल में मैंने कभी मेरे बॉक्सेस चेंज नहीं किए, ओके क्योंकि मेरे को इतना वोलेटिलिटी का डिफरेंस आया नहीं ओके बेस्ड ऑन ट्रेडिंग। सो सर आप बोले आपने बताया कि हाँ आप 4-5 ईयर से ट्रेड कर रहे हाँ हो रेंको यूज़ हाँ। करके, तो क्या आप हमें आपके कोई सक्सेसफुल ट्रेड के बारे में बता सकते हो? जैसे अभी रिसेंटली मैंने जो एक ट्रेड पोस्ट किया था, और यहाँ पे बेस्ड ऑन द सेम साइंस ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम मैंने टाटा इन्वेस्ट को ऑब्जर्व किया था, और ओके मैंने वो मल्टी टाइम फ्रेम के लॉजिक के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया था। जैसे आप टाटा इन्वेस्ट को इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे तो मेरे इस कुछ 5,000 के रेट पे यहाँ पे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था। ये ट्रेंड बुलिश इसमें था क्योंकि 5% जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो बुलिश है। फिर मैं 3% के चार्ट में आ गया, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये भी हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहे हैं, राइट। और इस पॉइंट पे मेरे कुछ रडार में आया था कि वो 50-100 के आसपास था, और मैंने ये देखा कि स्विंग ब्रेकआउट देने जा रहा है ओके और ऑलमोस्ट हायर हाइज हायर लो के पैटर्न में। ठीक है, तो राइट बड़ा 3% का जो टाइम फ्रेम था वो भी बुलिश था। बुलिश तो मैं उसके बाद 1% के चार्ट पे आ गया, ये 1.25 है, मैं इसको 1 पे शिफ्ट कर देता हूँ। इस पॉइंट पे प्राइस ने मूविंग एवरेज के पास में आ गया था, यहाँ पे मैंने पोजीशन इनिशिएट की थी, और उसके ओके बाद और ये पोजीशन रिसेंटली बनी हुई है, मतलब ओके फरवरी में बनी थी, और उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दे चुका है इन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। बहुत रेयर ऐसे ट्रेड्स हैं राइट कि जो 100% रिटर्न देते हैं, राइट, और यही आदत बिगाड़ देते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन ट्रू चेंज हो जाती है। बट इट इज़ वन ऑफ द ट्रेड, क्योंकि आपने बोला कि कोई एकदम याद मेमोरेबल ट्रेड है, और इसको मैंने काफ़ी बार मेरे हैंडल सोशल मीडिया हैंडल पे भी पोस्ट किया है और डिस्कस किया है कि ये प्राइस मूविंग एवरेज पे आए। जैसे मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया कि प्राइस विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू कम टुवर्ड्स द मीन, तो राइट ये अपने मीन पोजीशन पे था। तो मैंने इसके आसपास ये जब ब्रिक रिवर्स हुआ तब मैंने पार्टिसिपेट किया था, और ये अपने आप में एक साइंस है मल्टी टाइम फ्रेम का, तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। और करेक्ट ये एक सक्सेसफुल ट्रेड रिसेंट टाइम में बना है, राइट, वो इसी ओके लॉजिक से मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से आइडेंटिफाई किया। ओके ओके तो हम लोग को ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग रेंको चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हैं? मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जहाँ पे आज हमने जो चार्ट्स हाँ देखे, ये मैं डिफाइनेज का एक प्रोडक्ट यूज़ करता ओके हूँ नोन एज आरजोन। ओके तो इसमें इसका एक एडवांटेज ये है कि रेंको चार्ट्स के लॉग ब्रिक चार्ट्स प्लॉट हो जाते हैं। सो ट्रेडिंग व्यू में आप ट्रेडिशनल बॉक्स साइज प्लॉट कर सकते हो, मतलब आपने एक नंबर दे दिया, जैसे अभी ये स्टॉक जो है 9,556 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे को से एक डिफाइन करना है कि एक बॉक्स 10 पॉइंट का होगा या 15 पॉइंट का होगा, तो मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। लेट्स से एक बॉक्स जो है 100 पॉइंट्स का होना चाहिए, और मैं इसे अपडेट कर दूँ तो ये हर एक बॉक्स 100 पॉइंट के ऊपर जाने पे प्लॉट होता रहेगा। ओके नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि जब आप ये स्टॉक जब आईपीओ में आता है, फर्स्ट टाइम लिस्ट होता है, जब वहाँ से स्टार्ट होता है प्लॉट करना, तब ये 100 पॉइंट्स के हिसाब से प्लॉट करेगा, और तब ये मान लो कितने पे ट्रेड कर रहा है, 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ठीक है। तो इसका एक ब्रिक 100 पॉइंट का हो गया, राइट। तो उसके ओके पूरे एक साल की मूव शायद एक ब्रिक बता रहे, विच इज नॉट राइट, राइट करेक्ट। अब आप ट्रेंड के हिसाब से अगर उसको एनालाइज करो तो अभी आपको ये दिख रहा है कि प्राइस कंसिस्टेंटली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है?
क्योंकि आपने स्टार्टिंग के फेज में बड़े बॉक्सेस के हिसाब से प्लॉट कर लिया, तो आपने जो ट्रेंड था वो मिस आउट कर लिया, राइट। राइट? सो दिस चार्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माइट नॉट बी एक्यूरेट, ओके। राइट? कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, क्योंकि हम्म। अभी 100% का अगर 100 पॉइंट का एक बॉक्स है और एक यहाँ पे जो बॉक्स है वो अपनी जो चार्ट ट्रेड कर रहा है वो 200 रुपये पे, राइट। मतलब एक बॉक्स 50% का है, ओके। करेक्ट? अब जैसे मैंने बताया कि अभी रिसेंटली ये टाटा इन्वेस्ट का ही स्टॉक ने 100% की मूव दी है, तो इसने कितने 2 ही ब्लॉक Correct. प्रिंट किए, राइट? तो उसमें पैटर्न ही नहीं बना, राइट। बट 100% की मूव देने से पहले उसने मल्टीपल पैटर्न्स बनाए होंगे, हम्म। तो वो अभी इधर दिख नहीं रहे, इसलिए हम लॉग ब्रिक चार्ट्स यूज करते हैं। ओके। सो लॉग ब्रिक चार्ट्स क्या होते हैं कि वो स्टार्ट से लेके 1% के हिसाब से प्लॉट करता रहेगा। अब ये जो बुलिश ब्रिक है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है, द हाई प्राइस इज द क्लोजिंग प्राइस, वो डिटरमाइन करेगा अगला ब्रिक कितने साइज का होगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पहली ब्रिक 100 रुपए पे बन रही है, हम्म। 1% का आपका ब्रिक साइज आपने डिफाइन कर दिया, सो द फर्स्ट ब्रिक विल बी फ्रॉम 100 पॉइंट्स, ठीक है? 100 का 1% इज 1 पॉइंट, राइट। करेक्ट? तो अगली ब्रिक 101 पे प्लॉट होगी। ओके। अब 101 का 1% कैलकुलेट होगा, राइट। दैट विल बी 1.01, तो आप करेक्ट। 101 में वापस से 1.01 ऐड करोगे, तो इट विल बी 102.01, 01. राइट। करेक्ट? तो आपको क्या समझ में आ रहा है टेक्निकली कि जैसे से प्राइस ऊपर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्रिक साइज भी बढ़ते जाता है, सो इट इज कीपिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑन द चार्ट कंसिस्टेंट, राइट। तो इंसेप्शन से लेके अभी तक 1% की मूव इज 1% की मूव, हम्म। राइट? इररिस्पेक्टिव कितने भी प्राइस वो Correct. ट्रेड कर रहा हो, करेक्ट। तो वो कॉन्टेक्स्ट कंसिस्टेंट रखता है। बट जब आप एब्सोल्यूट से लेके वहां पे चले जाते हो, मतलब आप एक बॉक्स साइज को, जैसे बहुत सारी मेथड है कि जहाँ पे हम ये करते हैं कि अभी एक ट्रेड कितने पे कर रहा है, 9756, इसका 1% कैलकुलेट करना है तो 97 पॉइंट्स हो गए, अंदाजे से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब आपने 97 के हिसाब से, हमने 100 के पॉइंट्स के हिसाब से लगाई दी ब्रिक, राइट? बट देन दिस इज नॉट एक्यूरेट, राइट? सो इवन इफ यू कन्वर्ट अभी का 1% एंड प्लॉट इट, वो कॉन्टेक्स्ट मिसिंग होगा स्टार्ट से। ओके। आइडिया आ रहा है? हाँ। इसलिए ये जो चार्ट्स है ना, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग व्यू सिर्फ ट्रेडिशनल चार्ट्स देता है, ओके। वो लॉग ब्रिक नहीं देता, राइट? इस वजह से वी यूज आरजोन एज अ प्रोडक्ट विच हेल्प्स यू प्लॉट लॉग ब्रिक। तो अगर आप फॉलो भी कर रहे हो रेंको चार्ट्स को, आपको ये देखना है कि कॉन्टेक्स्ट ऑन द चार्ट इज कंसिस्टेंट, करेक्ट। राइट? बस वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर आपने हमारे डिस्कशन में बहुत बार बताया कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ स्टॉक, राइट? तो हम लोग रेंको में रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे यूज कर सकते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम कोशिश क्या करते हैं कि वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो भी इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक? रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि दो टर्म है, रिलेटिव और स्ट्रेंथ। तो हम किसी की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं बट किसी के साथ कंपेयर करते हुए, राइट? अगर दो लोग हैं, दोनों ही वीक है, तो हम इसमें से देखते हैं दोनों वीक है, उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, राइट? अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों में से कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सो इट्स अ रिलेटिव फिनोमेना, आप कंपेयर कर रहे हो, राइट? तो अब हमारे पास कंपैरिजन के लिए क्या चीज़ आ जाती है कि या तो हम स्टॉक को सेक्टर के इंडेक्स के साथ कंपेयर करें, या तो उसके सेक्टर के साथ कंपेयर करें, या हम एक बेंचमार्क के साथ कनेक्ट करें या उसको कंपेयर करें जो कंसिस्टेंट है। अब हमारे लिए दो बेंचमार्क है जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है, विच इज़ निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500। अब आप किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। जैसे मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ कि आई कंपेयर एनी स्टॉक विथ निफ्टी 50, कि क्योंकि बेंचमार्क तो सेम है। हमेशा लॉजिक भी ये कि आउट परफॉर्मिंग 50 से स्टॉक्स बेस्ड ऑन मार्केट कैप वो होने वाले, ठीक है? कोई भी उसमें से मार्केट कैप रिड्यूस होगा वो निकल जाएगा, और इनहेरेंटली जो इंडेक्स है अपना वो बुलिश ट्रेंड में है, तो वो बहुत लॉजिकल बन जाता है। तो मैं सारे स्टॉक्स को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करता हूँ। तो जब हम रेंको के साथ करते हैं तो जो भी हमने एप्लीकेशन पैटर्न्स और ये एनालिसिस सीखा है वो सेम होता है। अब इधर हम सिर्फ रेंको का आरएस चार्ट प्लॉट कर देंगे। जैसे टाटा इन्वेस्ट ही है, तो मैंने टाटा इन्वेस्ट ओपन किया, सो टाटा इन्वेस्ट, और इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, निफ्टी 50 के साथ। तो मैं इधर निफ्टी 50 डाल देता हूँ, राइट? अब इसको हमने कंपेयर कर लिया, बॉक्स साइज हम 1% ले लेंगे क्योंकि शॉर्टर टर्म में स्विंग ट्रेड में हम देख रहे हैं। अब आप ये देखो कि प्राइस जो है, ये जो चार्ट है मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं, और ये रेशियो चार्ट है टाटा इन्वेस्ट वर्सेस निफ्टी 50 का, ठीक है? तो ये मुझे बता रहे हैं कि दिस इज एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक क्योंकि अपने एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।
राइट। राइट। अब इसी के साथ आप और भी कई सारे स्टॉक्स के साथ इसको देख सकते हो। लेट से मैं इधर आके लेट अस ऑब्जर्व एसबीआई, ठीक है। जैसे ये अभी पीएसयू सेक्टर में काफ़ी अच्छा चला, करेक्ट। ठीक है, एक पीरियड में। सो अगर हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो इसका ट्रेंड बुलिश है और सब कुछ है, राइट। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, फिर आउट परफॉर्म स्टार्ट करना शुरू किया, राइट। राइट। और ये कौन सा पीरियड है? ये बीच का पीरियड है फ्रॉम दिसंबर 2022 से लेके अभी 2024 तक। 2024 में इसने एक बुलिश क्रॉस दिया और आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, तो ये बता रहे हैं। अब एक और स्टॉक लेते हैं कि इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे BHEL का स्टॉक है, राइट। ये भी अपने आप में ट्रेंड बुलिश और सब कुछ चल रहा है। आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो से आपको रेंको चार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में रेंको चार्ट्स के बेसिस पर ट्रेड करने वाले प्रोफेशनल ट्रेडर्स काफ़ी कम हैं और उन चुने प्रोफेशनल ट्रेडर में से एक है मिस्टर कौशिक अकीवतकर। इसी वजह से कौशिक सर के साथ मिलकर हमने रेंको चार्ट्स पर एक डिटेल्ड कोर्स बनाया है। इस कोर्स में आप रेंको चार्ट कंस्ट्रक्शन, ट्रेंड एनालिसिस, पैटर्न्स और काफ़ी सारे दूसरे इंडिकेटर्स भी स्टडी करोगे। By the end of this course, आपके पास एक hands-on strategy होगी which you can use to trade profitably using Renko charts. जल्दी से इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए and continue your trading journey. Now, let's get back to the video. अब इसका आप चार्ट ऑब्जर्व करोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड कि ये देखो सारी जगह पे 5% का चार्ट है, वो बुलिश है, मूविंग एवरेज के ऊपर है। 3% का चार्ट है, वो भी बुलिश है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश है। 1% का चार्ट भी बुलिश है, राइट। तो ये हो गए सारे एंट्री ट्रिगर्स कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, और वो सब तो करना ही है। इसके साथ में आप ये भी देख सकते हो कि स्टॉक लंबे टाइम से आउट परफॉर्म भी तो कर रहा है। ये देखो कितने टाइम से ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अगर मैं इसकी डेट, रफ डेट आइडेंटिफाई करूँ तो ये 13 नवंबर 2023 से ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो एक 6-7 महीने के पीरियड में इसने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाया। उससे पहले भी आउट परफॉर्मेंस कर रहा था, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस, मतलब साइडवेज हो गया था आउट परफॉर्मेंस के चार्ट पे, मतलब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ के चार्ट पे अगेन स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग, राइट। अब और ये स्टॉक अपने पीरियड से जैसे ये बुलिश हुए हैं, बहुत मूव हुए हैं। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो 58 के प्राइस पे इसने ब्रेकआउट पहली बार दिया, ऊपर आया 80 से लेके अभी ये 260 तक चला गया, राइट। सो 3-4 टाइम्स प्राइस मूव हो गया। करेक्ट। अब एक और स्टॉक है फार्मा का। अब जाइडस लाइफ का अगर हम चार्ट देखेंगे तो आप ये भी देखो कि ये चार्ट भी लंबे टाइम से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप 5% का चार्ट ऊपर है मूविंग एवरेज के, 3% का चार्ट भी अब ट्रेंड बुलिश हो गया है, 1% का चार्ट भी अपने हिसाब से एक लंबे ट्रेंड में चल रहे हैं, राइट। बट इसकी जब शुरुआत हुई थी, ये जो कंसोलिडेशन और ये ब्रेकआउट दिया था, अगर आप ये डेट ऑब्जर्व करोगे, इट इज जैन 2023। इसने प्राइस पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब इसी पीरियड में जब अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के चार्ट पे चले जाते हैं तो आप ये कंसोलिडेशन देखो कि ये एक लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, मूविंग एवरेज के नीचे था। इसने टॉप ये बनाया 2021 का, 2021 से इसने रिलेटिव स्ट्रेंथ का बॉटम बनाया 2022 में। ब्रेकआउट देके प्राइस ये जो क्रॉसओवर बुलिश ये आया है जैन 2023 में। सो जैन 2023 से दिस इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। जब स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने बेंचमार्क को, और फिर आप मल्टी टाइम फ्रेम पे आके एनालिसिस करो, उसमें प्राइस ब्रेकआउट्स और ट्रेड करो, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंप्रूव हो जाती है। अगर उसके बाद अगर आप 1% के चार्ट में आ जाओ और यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जितने भी बुलिश ब्रेकआउट है, स्विंग ब्रेकआउट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सबको आप आइडेंटिफाई और ट्रेड कर सकते हो। एवरी ट्रेड हैज गिवन अ गुड मूव। इसके बाद हर स्विंग ब्रेकआउट, 1 बैक पैटर्न, 2 बैक पैटर्न, इसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो ट्रेंड पॉजिटिव, relatively outperforming stock, and all the bullish patterns are tradable then. Correct. Got it, sir. So, कैंडलस्टिक में तो हमें पता है कि हम लोग को मार्केट डेप्थ कैसे पता चलता है, बट वो हम रेंको में कैसे देख सकते हैं? राइट। सो आप मार्केट डेप्थ के साथ कंपेयर कर रहे हो, मतलब इसमें आप देख रहे हो कि कितना वॉल्यूम है। तो इसमें मार्केट डेप्थ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो आपको सिर्फ बायर सेलर के बारे में इन्फॉर्मेशन बता रही है, अभी आस्क और बिड क्या है। बट शायद आप मार्केट का सेंटीमेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं मार्केट ब्रेड्थ, कि जिसमें हम ब्रेड्थ देखते हैं कि कितने स्टॉक्स अभी बुलिश मूव में है और कितने बेरिश मूव में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि निफ्टी अभी ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश, ठीक है। अगर निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है एंड इट इज बास्केट ऑफ 50 स्टॉक्स, दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक शुड ऑल्सो बी इन बुलिश ट्रेंड, राइट। बट इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि जितने भी बुलिश निफ्टी 50 का जो बास्केट है उसमें सबके सब स्टॉक्स तो बुलिश नहीं होंगे, करेक्ट।
कुछ तो बेरिश ट्रेंड में होंगे, तो हमारे Right. रेंको के कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ मूविंग एवरेज के ऊपर होंगे तो कुछ नीचे होंगे, Right. राइट? अगर सारे के सारे स्टॉक्स बुलिश ट्रेंड में चले गए, दैट मीन्स इट्स अ ओवरबॉट कंडीशन फॉर द मार्केट, एक्सट्रीम टेरिटरी में चला गया। क्योंकि Right. ये कब पॉसिबल है कि ओवरऑल, अब जैसे इधर ये स्टॉक्स जो है इनका ट्रेंड बेरिश है, बट अभी बुलिश मूव में जा रहे हैं, राइट? क्योंकि रिट्रेस कर रहे हैं मूविंग एवरेज की तरफ, राइट? अगर ये स्टॉक बुलिश होता तो क्या होता कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होता और अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा होता, और ये Right. जो बेरिश स्टॉक्स हैं वो टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज आ रहे होते, बट बुलिश हम्म। ब्रेक्स में होते, करेक्ट? तो बुलिश मूव आ जाती है। तो अगर 100% ऑफ द मार्केट इज इन बुलिश मूव, देन इट्स एन एग्जॉस्टिंग ट्रेंड, कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होने वाला है। क्योंकि जो बेरिश ट्रेंड के जो स्टॉक्स हैं वो रिवर्सल लेंगे, क्योंकि मीन रिवर्ट हो चुके हैं, अब अवे फ्रॉम द मीन जाएंगे। और वो जो स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेज हैं वो टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज आएंगे, तो बुलिश स्टॉक्स विल कम टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज, whereas bearish stocks will again start their journey which is bearish. Correct. That means market breadth आपको क्या बता रहा है कि number of stocks which are in bullish move and number of stocks overall bullish move ही हम कैलकुलेट करते हैं, तो बाकी का तो bearish हो गया। Right. अब रेंको चार्ट्स में हम बुलिश और बेरिश कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, राइट? तो रेंको चार्ट में आप कोई भी टाइम पे देखोगे, एट द लास्ट ईदर यू विल हैव अ बुलिश ब्रिक Okay. और यू विल हैव अ बेरिश ब्रिक, ठीक है? अभी यहाँ पे ये Right. बुलिश ब्रिक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि लास्ट ब्रिक है बुलिश है, राइट? तो बुलिश मूव है बता रहे हैं, Correct. राइट? तो इसका मतलब जब भी प्राइस वापस से अपने मूविंग एवरेज की तरफ यहाँ पे रिट्रेस कर रहा था तभी भी बुलिश ब्रिक थी। तो अगर सारे स्टॉक्स में बुलिश ब्रिक बन गई है तो एग्जॉशन की तरफ जा रहे, Okay. राइट? ये विद एन अजम्पशन कि अभी निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है, राइट? तो ये कंडीशन है। अगर निफ्टी का ट्रेंड बेरिश होता और हम जीरो की तरफ जाते तो ये क्या बताता कि बेरिश जो मूव है वो एग्जॉस्ट हो गई है, Right. राइट? बट अगर ट्रेंड बुलिश है, मतलब निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है और अभी नंबर ऑफ स्टॉक्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बुलिश ब्रिक में वो 50% से ज्यादा है, देन इट्स अ हेल्दी मार्केट। Okay. क्यों? क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है Right. और 50% से ज्यादा स्टॉक्स अभी बुलिश ब्रिक में भी है, मतलब ट्रेंड हम्म। कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, Right. राइट? तो ब्रेक बिकम्स अ न्यूट्रल टेरिटरी। 50 लेवल मार्क आपको ये बताता है कि 50% स्टॉक अभी क्या कर रहे हैं। एनीथिंग अबव 50 एंड ट्रेंड इज बुलिश इज अ हेल्दी मार्केट, और ब्रेक बिलो 50 एंड बेरिश मार्केट इज अ हेल्दी मार्केट। बट अगर ट्रेंड बुलिश है और ब्रेड नीचे की तरफ आ गई, 30-40 के आसपास आ गई, मतलब ओवरसोल्ड कंडीशन बन गई है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है Right. बट अब कम ही स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब हम्म। कहीं ना कहीं वो ओवरसोल्ड कंडीशन आ गई, अब वापस से बाउंस आ सकते हैं मार्केट में। Correct. सो ब्रेड हैज टू बी एनालाइज्ड विद ट्रेंड, एंड अगेन इट्स अ वेरी डीप साइंस, Okay. ठीक है? तो इसको सिर्फ पढ़ाई अगर मैं सिखाने लग जाऊं तो 5-6 घंटे तो सिर्फ ब्रेड समझने में लग जाएंगे कि कैसे Okay. कैलकुलेट होता है। Okay. Got it, sir. मतलब समझ में आ गया कि हाँ। बेसिक ओवरव्यू क्या होता है कि Right. ब्रेथ कैसे कैलकुलेट होता है। सो सर ऐसे कौन से मिथ्स है या जो ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस है जो ज़्यादातर लोगों को होते हैं रेंको चार्ट के बारे में? हाँ, ये बहुत बार मैंने अक्सर जो नए ट्रेड करने लगते हैं रेंको चार्ट्स पे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही में मार्केट चल भी रहा है या नहीं। क्यों? Okay. क्योंकि ये अगर जब तक सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट नहीं होगी Right. ये ब्रेक ही प्लॉट नहीं करेगा। हम्म। तो अक्सर ये रहता है कि क्या मार्केट चल रहा है, ये स्टॉक चल रहा है, चार्ट हैंग तो नहीं हो गया। तो ये बहुत स्टार्टिंग के टाइम पे होता है एंड इवेंचुअली यू गेट यूज्ड टू इट कि सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ इसलिए इसने प्लॉट नहीं किया, Correct. क्योंकि आप एक बहुत नॉइजी एनवायरनमेंट से आए हो और एकदम से नॉइजलेस हो जाता है। दैट मीन्स इट्स एब्सोल्युटली अ मंक काइंड ऑफ ट्रेडिंग, कि Right. आपके दिमाग में सिर्फ वो ट्रेंड है और आप सिर्फ उसी को ऑब्जर्व करो, एनीथिंग एक्सेप्ट दैट इज नॉइज फॉर यू, Correct. राइट? तो बहुत बार नए ट्रेडर्स को डिफिकल्टी होती है, और ये मिथ भी है कि चार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या वो सही, अगर वहाँ पे प्राइस मूव होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा कि नहीं। तो सारी चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि एट द एंड वो प्राइस प्लॉट कर रहा है Correct. और आपने स्टॉप लॉस भी ऐसी जगह पे प्लॉट किया होता है कि वो स्विंग ब्रेक डाउन होगा, राइट? तो प्लॉट तो होगा ही। ओके, करेक्ट, करेक्ट। सो सर ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आप देना चाहोगे ऐसे ट्रेडर्स को जो ऑलरेडी कैंडल स्टिक में ट्रेड कर रहे हैं हाँ। बट अभी उनको रेंको के बारे में सीखना है, तो ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आप देना चाहोगे? सो रेंको चार्ट्स आर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लोर। जनरली ट्रेडर्स अपना बायस बना के रखते हैं कि कैंडल, क्योंकि ये रेस में लगे हुए होते हैं कि which chart is superior and they want to trade a chart which is superior or a technique which is superior or an indicator which is superior. Over period of time आपको समझ में आएगा कि nothing is superior,
एट द एंड आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है कि आपको किस में सबसे ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है वो ट्रेड करने के लिए। क्योंकि एक पॉइंट पे आपकी एंट्री एग्जिट्स तो सॉर्ट हो जाती है, वो तो कोई भी चार्ट आपको कर देगा। कितना अच्छे से आप उसे राइड कर पाते हो, वो आपका ट्रेड साइकोलॉजी है। एंड यू शुड अडॉप्ट टू समथिंग विच हेल्प्स यू राइड अ ट्रेड, राइट। राइट? तो उसकी कोशिश बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर कोई नया ट्रेडर जो है वो इसकी तरफ शिफ्ट होना चाहता है, सो दैट पर्सन इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अ वेरी लेस नॉइजी, वेरी इजी, पीसफुल काइंड ऑफ ट्रेड सेटअप। तो उनको अगर ये स्टार्ट करना है तो उन्हें एक चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कैंडल बाय कैंडल देखने की आदत होगी। तो एक बार रेंको की तरफ शिफ्ट हो जाओ तो कुछ दिन तक कोशिश करो या कुछ महीनों तक कोशिश करो कि आप रेंको चार्ट नहीं ओपन कर रहे हो। नहीं तो अक्सर ये टेम्पटेशन होता है कि इधर कुछ बन नहीं रहा तो मैं कैंडलस्टिक पे जाके देखता हूँ, उधर कुछ नहीं हो रहा इसलिए तो इधर नहीं प्रिंट हो रहा ना। राइट। ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये एक अर्ज होती है कि अरे मैं देखूं वहाँ पे जाके, वो थोड़ा होल्ड करना है। ये सीखने में बहुत अच्छा साइंस है, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। राइट, राइट। सो सर, किसी को रेंको के बारे में और सीखना हो तो वो हाँ। कैसे सीख सकता है? आपने कैसे सीखा और नए लोग जो है वो कैसे सीख सकते हैं? मैंने जब सीखा तब अपसर्च जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे कि जहाँ पे क्यूरेटेड लर्निंग मिल रही हो, स्टेप बाय स्टेप एक मेथड सीखने को मिल रहे हैं। मेरे टाइम पे इट वाज मोर ऑफ ट्रायल एंड एरर, क्योंकि किताबें भी बहुत कम थी। ओके। सिर्फ एक ही इंडियन ऑथर है, प्रशांत शाह करके, उन्होंने रेंको पे बुक लिखी है। और उनकी बुक से पढ़ाई की शुरुआत की, और काफ़ी फॉरेन ऑथर्स थे, उनके बुक से बातचीत की। अगर आप रेंको चार्टिंग मेथड अगर आप सर्च भी करोगे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग अ न्यू कंटेंट और न्यू कॉन्सेप्ट, आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वेरी लेस टॉक्ड अबाउट साइंस, क्योंकि थोड़ा चार्ट बहुत इजीली अवेलेबल भी नहीं है, राइट? और क्योंकि ये इतना नॉइजी नॉइजलेस चार्ट्स हैं, क्लियर दिखते हैं, तो ये एक लेस एक्सप्लोर्ड भी है, राइट? तो उस वजह से, बट आई स्टार्टेड लार्जली थ्रू रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। ओके। बट अब काफ़ी आसान हो गया, अब सर्च ने काफ़ी आसान कर दिया है सबके लिए। सो मे बी दे शुड एक्सप्लोर कोर्सेज ऑन रेंको ऑन अपसर्च, एंड आई विल हैव माई कोर्स ऑन अपसर्च। तो ओके। वो भी स्टूडेंट जो है, लर्नर्स जो है, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट, राइट, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मैंने बहुत कुछ सीखा आज रेंको चार्ट्स के बारे में, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत सीखा होगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कोर्स, ताकि हम इसको डिटेल में समझ पाएँ। या थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।